Hello guys, this is PC Shukla and welcome back to once again in my YouTube channel सुल्तानपुर ताइक्वांडो एसोसिएशन। गाइस, कल के वीडियो में हमने आर्टिकल नंबर 4 यानी कंटेस्टेंट का आधा पार्ट देखा था, क्योंकि ये जो आर्टिकल है वो थोड़ा सा बड़ा था, इस वजह से 2 पार्ट में मैंने इसको अपलोड किया है। तो कल हमने जो देखा था वो 2.5 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर कंपटीशन इक्विपमेंट्स, यहाँ तक देखा था। और अब आगे आज हम आते हैं, क्योंकि अभी जो पार्ट बचा है वो भी थोड़ा सा बड़ा है और है तो जनरल सा, लगभग काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आप जानते भी होंगे, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करता चलता हूँ। तो आज हम बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए आते हैं अपने करेंट टॉपिक पे। जो हमारा आज का पॉइंट है वो 2.5 का नंबर 1 है। द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ WT promoted championships shall be responsible for preparing the following WT recognized equipments for the use of at the championship at its own expenses for all related materials, equipments and the related technicians for installation and operation। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ कही जा रही, बहुत कुछ ऐसा नहीं है इसमें जो समझना है आपको और समझ में नहीं आएगा। सीधी सी चीज़ कहा जा रहा है कि जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है हमारी, जो आयोजक मंडल है हमारा, समिति है, आयोजन समिति जो चैम्पियनशिप को ऑर्गेनाइज करती है, WT प्रमोटेड चैम्पियनशिप, जो WT द्वारा प्रचारित चैम्पियनशिप होती हैं, उनको ऑर्गेनाइज करने वाली जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है किस चीज़ की? सभी प्रकार के उपकरण जो भी WT द्वारा रिकॉग्नाइज्ड मान्यता प्राप्त जो उपकरण हैं उनकी व्यवस्था करना उनकी जिम्मेदारी होती है। उनके खुद के खर्चे पर, यहाँ पे कहा जा रहा है ओन एक्सपेंसेस, उनके स्वयं के खर्चे पर उनको वहन करना पड़ेगा खर्चा, और उसको उनको उपलब्ध कराना पड़ेगा, उसको अरेंजमेंट उनको करना पड़ेगा। चैम्पियनशिप से रिलेटेड जो भी उपकरण लगेंगे, किसी भी तरह की सामग्री, यहाँ पे कहा जाए फॉर ऑल रिलेटेड मटेरियल्स, सभी प्रकार की सामग्री, इक्विपमेंट्स उपकरण, एंड ऑल द रिलेटेड टेक्नीशियन, जो उन उपकरणों को चलाने वाले जो टेक्नीशियन होंगे उनकी भी व्यवस्था वही करेंगे। फॉर इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन, उन जो उपकरण होंगे उनको स्थापित करने के लिए और उन्हें ऑपरेट करने के लिए, संचालित करने के लिए जो भी टेक्नीशियन जो रिक्वायर्ड होंगे उनकी भी व्यवस्था ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को करनी है अपने स्वयं के खर्चे पर। ये बात कही जा रही। फिर आते हैं कुछ चीज़ों को जो है पॉइंट वाइज इसमें और थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है। PSS, ट्रंक PSS आप समझ रहे हैं। PSS का मतलब होता है प्रोटेक्टिंग स्कोरिंग सिस्टम। तो ट्रंक PSS यानी चेस्ट गार्ड एंड हेड PSS, हेड गियर, related items and equipment, the choice of PSS company shall be decided by the WT। तो यहाँ पे कहा जा रहा है हेड प्रोटेक्टर और जो चेस्ट प्रोटेक्टर है हमारा और बाकी जो इक्विपमेंट्स है, इनकी जो कंपनी होगी वो किसका सब्जेक्ट है चॉइस करने का? वो सब्जेक्ट है WT का। WT जो है डिसाइड करेगी कि कौन सी कंपनी का जो हेड प्रोटेक्टर और ट्रंक प्रोटेक्टर है वो और जो इक्विपमेंट्स हैं वो सारे कौन सी कंपनी के यूज़ किए जाएंगे, ये चुनाव करना WT का काम है। फॉर वर्ल्ड ताइक्वांडो कैडेट चैम्पियनशिप्स, कन्वेंशनल हेड प्रोटेक्टर, कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक जो हमारा हेड प्रोटेक्टर है वही यूज़ होगा, बस उसमें चेंज क्या होगा? विथ फेस शील्ड शैल बी यूज्ड। जो फेस शील्ड है छोटे बच्चों के लिए, कैडेट के लिए WT ने उनको इंजरी ना हो इस वजह से फेस शील्ड का जो है वो रखा है सिस्टम कि हेड गियर तो सेम ऐसे ही होते हैं, बस उनके फेस का जो एरिया ओपन एरिया होता है बाकी कैटेगरीज़ के लिए, जूनियर और सीनियर के लिए। तो कैडेट जो कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनके लिए सामने के साइड में एक शील्ड ग्लास लगा होता है ताकि किक पर लगे ना और उनको इंजरी ना हो, बस इतनी सी बात। फिर है मैट्स आप जानते ही हैं। अदर दूसरे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स एज रिजर्व, जो कि संबंधित जो है प्रोटेक्टिव दूसरे
और जो उपकरण हैं उनके बारे में कहा जा रहा है, जैसे कि सेंसिंग सॉक्स हो गया, आपका ग्लव्स हो गया, शिंग गार्ड हो गया, फोर आर्म गार्ड हो गया, ग्रोइंग गार्ड एंड दोबक एंड कॉम्पिटिशन यूनिफॉर्म। ये सब सारी चीज़ें आपको पता हैं, ये सारी चीज़ें भी उनको जो है वो व्यवस्था करवानी है। फिर उसके बाद आता है इंस्टेंट वीडियो रिप्ले। आपका जो इंस्टेंट वीडियो रिप्ले है, सिस्टम एंड इट्स रिलेटेड इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड। यहाँ पे कहा जा रहा है इंस्टेंट वीडियो रिप्ले से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स है, उपकरण है, और लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं हो रहा है। आगे क्या कह रहे हैं, इसमें क्या होगा कि कैमरे मिनिमम 3 कैमराज पर कोड, कम से कम 3 कैमरे हर कोड के लिए लगेंगे, एंड मिनिमम 4 कैमराज इंक्लूडिंग 1 ओवरहेड कैमरा फॉर द सेमीफाइनल एंड फाइनल। 3 कैमरे तो जनरली लगेंगे ही सारे कोड पर, 3 कैमरे, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल में क्या होगा, वो हमारे 4 कैमरे होंगे, साथ ही साथ उनमें एक ओवरहेड कैमरा होगा जो ऊपर का जो एरियल व्यू हमारा देगा उसके लिए यूज़ किया जाएगा। व्हेन ब्रॉडकास्टिंग इज़ अवेलेबल, जहाँ पर प्रसारण हो रहा होगा, यानी कि व्यूवर्स के लिए और चैनल्स के लिए जो भी इस तरह के प्रसारण होते रहते हैं, स्क्रीन लगी हुई होती हैं, अगर ऐसी कोई सुविधा वहाँ उपलब्ध है, इस तरह की भी सुविधा उपलब्ध है कि वो व्यूवर्स के लिए स्क्रीन के पर टेलीकास्ट भी किया जा रहा है मैच को, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि द ब्रॉडकास्ट फीड मस्ट बी मेड अवेलेबल एट द वीडियो रिप्ले डेस्क फॉर रिव्यू पर्पज़। तो अगर ब्रॉडकास्टिंग का है वहाँ पे सुविधा, तो वो कहाँ पे रखी जाएगी, वो इंस्टेंट वीडियो रिप्ले जो डेस्क है वहीं पर उसको इंस्टॉल किया जाएगा, उसी से रिव्यू भी हम ताकि दिखा सकें। फिर कहा जा रहा है 4D रिप्ले सिस्टम में बी यूज्ड फॉर ऑल चैम्पियनशिप्स G12 ग्रेड एंड अबव फॉर IVR। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो 4 साइड रिप्ले होता है हमारा 4D 4 डायरेक्शन में जब रिप्ले होता है, ये सिस्टम कहाँ यूज़ किया जाता है, फॉर ऑल चैम्पियनशिप G12 जो चैम्पियनशिप्स होती हैं WT की, वो ग्रेडिंग चैम्पियनशिप होती है, उनको एक ग्रेड अलॉट किया जाता है। तो जो 12 ग्रेड की चैम्पियनशिप होगी हमारी, वो चैम्पियनशिप्स में इसको 4 साइड जो रिप्ले होता है हमारा, उसको यूज़ किया जाता है। 3 आपके इधर जो कैमरे लगे होते हैं नीचे, और एक आपका एरियल व्यू, 4 साइड से हमारे कैमरे यूज़ होते हैं। और ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, ये सिस्टम कहाँ पे मेनली यूज़ किया जाता है, ये सारी WT की G12 ग्रेड चैम्पियनशिप और IVR के लिए यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद आते हैं जंबो स्क्रीन। एक विशाल जो स्क्रीन होगी उसकी व्यवस्था उनको करनी पड़ेगी, जिससे क्या है, अंदर इन्होंने लिखा है ब्रैकेट में कि फॉर डिस्प्ले फॉर कंपटीशन प्रोग्रेस मैच ट्री एथलीट प्रोफाइल इनसाइड द फील्ड ऑफ प्ले। तो ये सारी चीज़ें ताकि स्क्रीन पर दिखाया जा सके, जिसमें जो कंपटीशन है, प्रतियोगिता जो है, उसकी प्रोग्रेस कैसी हो रही है, उसका विकास कैसे हो रहा है, कैसे किस स्टेज पर मैच पहुंचा है, टूर्नामेंट का करंट स्टेटस है, और एथलीट की प्रोफाइल को शो करने के लिए बड़ी स्क्रीन लगाई जाती है, और फील्ड के इनसाइड और भी क्या चीज़ें जो है चल रही हैं, वो सारी चीज़ें दिखाने के लिए। फिर आते हैं स्पेक्टेटर स्कोर बोर्ड। स्पेक्टेटर मतलब दर्शक जो होते हैं, उनके लिए स्कोर बोर्ड लगाना रहता है। तो फॉर डिस्प्ले द इंस्टेंट वीडियो रिप्ले स्क्रीन मिनिमम 12, तो मिनिमम 12 स्क्रीन्स होती हैं जो स्कोर बोर्ड को शो करने के लिए लगाई जाती हैं। स्कोर बोर्ड एट द कोर्ट, ये तो स्कोर बोर्ड दूसरे थे स्पेक्टेटर के लिए, लेकिन दूसरे स्कोर बोर्ड की बात की जा रही है जो कोर्ट पर लगे रहते हैं। फॉर डिस्प्ले ऑफ स्कोरिंग मिनिमम 4 पर कोर्ट, मिनिमम 4 स्क्रीन जो होती हैं वो पर कोर्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाती हैं। वो किसके लिए होती हैं, वो कोर्ट के लिए पर्टिकुलर लगाई जाती हैं, स्कोर को देखने के लिए। उसमें रेफरीज भी देखते हैं, प्लेयर्स भी अपना स्कोर देखते हैं, कोचेस देखते रहते हैं, तो ये इन सब के लिए स्पेशली होती है। फिर उसके बाद आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रियल टाइम डिस्प्ले सिस्टम, जिसको RTDS बोलते हैं, एट एथलीट कॉलिंग एरिया एंड वार्म अप एरिया। तो रियल टाइम जो डिस्प्ले सिस्टम है हमारा, जो एक्चुअल क्या चल रहा है वहाँ पर,
उसको प्लेयर को मालूम रहे कि उसको कब कॉल किया जा रहा है, कब, या मान लीजिए वो वार्म अप के लिए उनको एक गैलरी दी जाती है, वहाँ वो वार्म अप करते रहते हैं, तो उनको मालूम चलता रहे कि वहाँ पर क्या चल रहा है। तो रियल टाइम जो एक्चुअल लाइव जो है वो वहाँ पे डिस्प्ले होता रहे, वहाँ के लिए भी उनको स्क्रीन लगवानी रहती है। फिर आता है रियल टाइम रेफरी कॉलिंग सिस्टम। तो एट रेफरी लॉन्ज और वेटिंग एरिया, जो रेफरी का जो वेटिंग एरिया होता है, उनका लॉन्ज होता है, जो ठहरने का स्थान होता है जहाँ पर रेफरी होते हैं, वहाँ पर भी रियल टाइम एक स्क्रीन लगी होती है, जिससे रेफरीज को करंट सिचुएशन के बारे में मालूम चलता रहे कि क्या वहाँ पर क्या चल रहा है। टीवी स्क्रीन फॉर शोइंग कंपटीशन इन लाइव एट रेफरी लॉन्ज। एक टीवी स्क्रीन जो है वो लगी रहती है कहाँ पर, कंपटीशन एरिया का जो लाइव टेलीकास्ट करती है वो रेफरी लॉन्ज में लगी रहती है, रेफरी जहाँ पे ठहरते हैं वहाँ पर लगी रहती है। फिर उसके बाद मेटल डिटेक्टर एट द इंस्पेक्शन डेस्क, मिनिमम 2 इंस्पेक्शन डेस्क जहाँ पर उपकरण चेक किए जाते हैं, खिलाड़ियों के चेस्ट गार्ड, सेंसर सॉक्स और सारी चीज़ें चेक करके उनको तब भेजा जाता है प्लेइंग एरिया में। तो वहाँ पर मिनिमम 2 मेटल डिटेक्टर भी होने आवश्यक हैं, ये भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को उपलब्ध कराना है। अदर कंपटीशन इक्विपमेंट्स नॉट प्रेस्क्राइब्ड इन दिस आर्टिकल इफ़ एनी शैल बी डिस्क्राइब इन कंपटीशन ऑपरेशन मैनुअल ऑफ द WT। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो दूसरे प्रतियोगिता से संबंधित उपकरण हैं जिनका जिक्र इस रूल बुक में नहीं किया गया है, यदि ऐसे भी कोई हैं तो उनके बारे में जो कॉम्पिटिशनल ऑपरेशनल मैनुअल है जो WT का, उसमें उसका जिक्र किया जाएगा। तो अब इसके बाद आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 2.52। तो 2.52 आपके सामने है स्क्रीन पर। द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ WT प्रमोटेड चैंपियनशिप्स shall be responsible for preparing the following equipments and materials etc at the training venue at its own expenses। यहाँ पे वही सारी चीज़ें कहा जा रहा है कि WT जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होगी, WT प्रमोटेड चैम्पियनशिप की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो होगी वो इन सारे इक्विपमेंट्स को वहाँ कॉम्पिटिशन वेन्यू पर पहुँचाना, अपने खर्चे पर उपलब्ध कराना, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, ट्रंक PSS एंड हेड PSS रिलेटेड आइटम्स एंड इक्विपमेंट्स, जो ट्रंक प्रोटेक्टर हैं और हेड प्रोटेक्टर और उससे रिलेटेड जो भी उपकरण हैं उनको पहुंचाना, मैट्स पहुंचाना, स्टेशनरी बाइसिकल है, ये जो स्थिर बाइसिकल होती है एक्सरसाइज के लिए, उसको पहुंचाना, रनिंग मशीन जो जॉगिंग मशीन होती है हमारी रनिंग के लिए, उसको पहुंचाना, इमरजेंसी इक्विपमेंट्स जो आकस्मिक जो उपकरण होते हैं मेडिकल से रिलेटेड, वो उनको वहाँ पे पहुँचाना। इसके बारे में कहा गया है रेफर टू मेडिकल कोड फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन। अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए चाहिए जो मेडिकल कोड है WT का, उसमें आप जाके देख सकते हैं। फिर है आइस इन द बास्केट्स, जो वहाँ पे बास्केट्स होंगी, टोकरियाँ होंगी, उनमें बर्फ़ होनी चाहिए, रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, फ्रिज उपलब्ध होना चाहिए, बॉटल्ड वाटर होना चाहिए, जो बोतल बंद पानी जिसको कहा जाता है वो वहाँ पे उपलब्ध होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। फिर आते हैं 2.53 पर। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी टू ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ द WT ऑन द नंबर ऑफ द इक्विपमेंट्स टू बी प्रिपेयर्ड। तो ये जिम्मेदारी कहा जा रहा है कि किसकी होती है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की, आयोजन समिति की होती है, टू ऑब्टेन अप्रूवल लेना, संस्तुति लेना, अनुमोदन लेना, कहाँ से, WT से, ऑन द नंबर ऑफ द इक्विपमेंट्स टू बी प्रिपेयर्ड। तो ये कितने इक्विपमेंट्स, क्या उनकी संख्या होगी, ये सारी चीज़ों का अनुमोदन जो है, अप्रूवल जो है WT से लेने की जिम्मेदारी किसकी होती है, ये आयोजन समिति की होती है। फिर आते हैं, लास्ट है इस आर्टिकल का पॉइंट नंबर 3, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। एंटी डोपिंग टेस्ट, जो एंटी डोपिंग टेस्ट होता है ये इसके बारे में 2-4 पॉइंट्स में इन्होंने एक्सप्लेन किया है, मैं इसको ज़्यादा टाइम न लेते हुए आगे बताता हूँ। एट द ताइक्वांडो इवेंट प्रमोटेड और रिकग्नाइज्ड बाय द WT एनी यूज़ और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स और केमिकल सब्सटेंस डिस्क्राइब्ड इन द WADA प्रोहिबिटेड लिस्ट इज़ प्रोहिबिटेड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो
वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा जो है, इनकी एक लिस्ट है। इन्होंने कुछ जो पदार्थ हैं, रासायनिक होते हैं या नशीले जो भी पदार्थ होते हैं, इनको जो है प्रोहिबिटेड किया गया है इनके सेवन पर। तो अगर इस प्रकार का कोई भी पदार्थ यूज़ किया जाता है किसी प्रतियोगी के द्वारा, तो इसके लिए रोक लगाई गई है। और एट द ताइक्वांडो इवेंट्स प्रमोटेड और रिकग्नाइज्ड बाय द WT द्वारा प्रमोटेड कोई भी इवेंट है, मान्यता प्राप्त है या प्रचारित इवेंट है, तो उसमें WT द्वारा जो लिस्टेड केमिकल्स हैं, रासायनिक पदार्थ हैं, उनके सेवन पर रोक है। और ये उसके जो बनाए गए रूल्स हैं वो सारे अप्लाई किए जाएंगे। ये कुल मिला के कहने की कोशिश है। द वाडा एंटी डोपिंग कोड शैल बी अप्लाइड टू द ताइक्वांडो चैंपियनशिप ऑफ द ओलंपिक गेम्स एंड अदर मल्टी स्पोर्ट्स गेम्स। तो ये जो एंटी डोपिंग जो कोड है वाडा का हमारा, ये ओलंपिक गेम्स में जो भी ओलंपिक में सम्मिलित गेम हैं उन पर ये अप्लाई किया जाएगा, और अदर मल्टी स्पोर्ट्स गेम्स और भी जो स्पोर्ट्स हैं उन पर भी ये अप्लाई किया जाएगा। द WT एंटी डोपिंग रूल्स शैल बी अप्लाइड टू WT प्रमोटेड एंड रिकॉग्नाइज्ड चैंपियनशिप। तो वही बात है कि WT द्वारा रिकॉग्नाइज और प्रमोटेड जो भी चैंपियनशिप्स हैं उनमें वाडा का ये रूल अप्लाई किया जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 3.2, द WT मे कैरी आउट any doping test deemed necessary to ascertain if a contestant has committed a breach of this rule, and any contestant who refuses to undergo this testing or who proves to have committed such a breach shall be removed from the final standing and the record shall be transferred to the contestant next in line in the competition standings। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो WT है वो एंटी डोपिंग टेस्ट अगर उसको आवश्यक लगता है तो वो करेगा, और यदि कोई कंटेस्टेंट टेस्ट से इनकार करता है, टेस्ट के दौरान यदि पकड़ा जाता है कि वो उसने डोप किया हुआ है, तो ऐसे जो खिलाड़ी है, ऐसे प्रतिभागी को कंपटीशन की लिस्ट में जो टैली लिस्ट होगी उसकी वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, और उसके जो नेक्स्ट पीछे का बच्चा होगा उसको जो है उस स्थान पर जगह दी जाएगी और उसे आगे के लिए प्रमोट किया जाएगा। तो ये चीज़ कही जा रही। फिर कहा जा रहा है द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल नेसेसरी प्रिपरेशन फॉर कंडक्टिंग डोपिंग टेस्ट। जो हमारी आयोजन समिति होगी ये उसकी जिम्मेदारी है कि एंटी डोपिंग टेस्ट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट हैं, जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ों को उपलब्ध कराना ये उनकी जिम्मेदारी है। फिर कहा जा रहा है लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है इस आर्टिकल का, द डिटेल ऑफ द WT एंटी डोपिंग रूल्स शैल बी इनैक्टेड एज पर ऑफ द बायलॉज। जो इसकी जो है विस्तार है एंटी डोपिंग रूल्स जो हैं इसके WT के, वो सारे एज बायलॉज जैसी कि इनकी नियमावली है उसी के अनुसार जो है वो फॉलो किए जाएंगे और अप्लाई किए जाएंगे। दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो में आर्टिकल नंबर 4 ख़त्म होता है यहीं पर। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए आर्टिकल के साथ में। गाइज़ आप सभी को अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।